पढ़ाई नहीं करवानी, बाहर नहीं जाने देना, मतलब सारी चीज़ें बंद कर देते हैं इसकी। मेरा पैर तोड़ने की कोशिश, मेरी आँख फोड़ने की कोशिश। तुम गाँव की हो, गवारन हो, देहातन हो, पढ़ी-लिखी नहीं हो, शकल तो देखो ऐसी है जैसे घर की काम वाली बाई। मेरे दोनों लेग्स काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड मुझे उठा के जो भी मेरी जो दिनचर्या होती थी, वो मुझे सब कुछ कराते थे। मेरे साथ रात-रात भर जागते भी। कैरेक्टरलेस हो तुम, मतलब इसीलिए तो तुम यहाँ आई हो। अगर तुम सही होती तो अपने घर होती। हाय, राम राम आप सभी को। मैं मेघा, छोटे से गांव की बेटी एंड एक छोटे से शहर की बहू। शुरू करते हैं मेरे जन्म से। मेरा जन्म एक छोटे से गांव जतारा के पास बैरवार से हुआ था। जब मेरा जन्म हुआ तब लोग खुश होते हैं कि घर में एक बेटी आई है, एक नया मेहमान आया है, पर मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे घर वालों में अधिकतर लोग दुखी थे और रोना गाना सब कुछ चालू था। मुझे नहीं पता था कि धीरे-धीरे जब मैं बड़ी होंगी तो मेरा स्ट्रगल जो है वो बढ़ता जाएगा। मेरे जो पापा थे वो ड्रिंक करते थे और मेरी जो मम्मी थी वो पढ़ी-लिखी नहीं थी। तो आप लोग ये तो समझते ही होंगे कि जो औरत पढ़ी-लिखी नहीं है तो वो कमा तो रही नहीं है, ऊपर से गाँव। तो सिर्फ खेती-किसानी ही थी हमारे यहाँ पे। और फिर मम्मी ने खेती-बाड़ी की चीज़ें भी मुझे बताना चालू कर दिया कि तुम ही देखो, तुम ही करो, क्योंकि पापा तो इतनी ड्रिंक ड्रिंक कर लेते हैं कि उनको के पास ये टाइम नहीं होता। क्योंकि जैसे भी मम्मी उनको खेती-किसानी के लिए, ट्रैक्टर के लिए या किसी चीज़ के लिए उनको पैसे देती थी कि चलो खेती करवा देते हैं इस साल की, तो पापा आधे से ज़्यादा पैसा ड्रिंक करने में लगा देते थे। फिर मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड आए और हमारी जस्ट एक रॉन्ग नंबर से बात होना स्टार्ट किया और चीज़ें लाइकिंग लाइकिंग तक चल रही थी। सारी चीज़ें 4 से 5 महीने तक ठीक चल रही थी और 4 से 5 महीने के बाद हुआ क्या कि मैं मोबाइल जो था वो अपने तकिए के नीचे रखती थी, लेकिन वो साइलेंट रहता था, तो वाइब्रेशन हो रही थी और मेरा भाई जाग गया क्योंकि हम चारों भाई-बहन ऐसे साथ-साथ में सोते थे। तो वो बोलता है मेरी बहन से कि तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, तो वो बोली नहीं मेरा मोबाइल तो ये है और फिर मेरा मोबाइल पता चला कि मेरे पास कोई मोबाइल भी है। हमारी बात जो भी थी वो उनको पता चल गई। उसके बाद घर में ये था कि अब इसको सब बंद करना है इसका, पढ़ाई नहीं करवानी, बाहर नहीं जाने देना, मतलब सारी चीज़ें बंद कर देते हैं इसकी। धीरे-धीरे वो भी करना स्टार्ट हुआ और मुझे बस ये लग रहा था उस टाइम पे कि मैंने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, ये मेरा परिवार है ना, मैंने इन लोगों के लिए सब कुछ किया, जो इन्होंने बोला, पर मेरे डिसीज़न को ये गलत क्यों बोल रहे हैं? लेकिन मेरी मम्मी इस चीज़ के बिल्कुल अपोज़िट थी। उनका ये था कि नहीं, अपने खानदान परिवार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो। मैंने सोचा कि इन्होंने ऐसा बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर धीरे-धीरे चीज़ें इतनी खराब हुई कि अगर मैं खड़ी भी हूँ ना, तो उनको ये लगता था कि मैं बात ही कर रही हूँ। अगर मैं कहीं चली गई ज़िद करके, तो उनको लगता था ये मिल के आ गई है। मतलब मेरा जीना इस तरीके से दूभर हो चुका था कि मुझे लगता था कि मुझे जीना ही नहीं है, मैं जी क्यों रही हूँ? मेरी मम्मी का जो कंट्रोल था वो 2-3 महीने तक उन्होंने, मेरी बहनों ने सँभाला, नहीं किसी को बताया। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे घरवालों को बता देंगे, मेरे जो बड़े हैं, जो मेरे घर के जेंट्स हैं, उन्हें बता देंगे। और मुझे पता था कि वो लोग कैसे हैं, वो मुझे जान से भी मार देंगे, एक भी बार नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो ये तो नहीं करने देंगे। मैं उस दिन इतनी बची हूँ, मेरा पैर तोड़ने की कोशिश, मेरी आँख फोड़ने की कोशिश। पैर तोड़ देंगे ताकि घर के बाहर नहीं निकल पाए, आँख फोड़ देंगे ताकि देख नहीं पाए। मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मेरे घरवाले हैं ऐसे कि वो मुझे मार देंगे, लेकिन मुझे तो मार देंगे, उस इंसान को भी मार देंगे जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं। और मैंने इनको बोला कि नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप मत आना। और कुछ रास्ते तक मैं आई, कुछ रास्ते तक ये गए और हम साथ में निकले। अब जो मेरी असली जो जर्नी स्टार्ट होती है, मुझे लगा कि अब तो सब कुछ अच्छा है, अब सब अच्छा चलेगा। उसके बाद जब मैं इनके घर में आई और इनके फैमिली से के मेंबर्स से, कुछ मेंबर्स से मिली, उन्होंने मुझे बोला तुम जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, मेरे भाई को खतरा है, तो तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम जाओ। इनको उन्होंने दूसरी जगह रखा, मुझे दूसरी जगह, और इनसे बोला कि क्या करना है? मतलब वो तो लड़की कह रही मुझे जाना है घर, तो ये बोले कि अगर वो कह रही है तो उसको भेज दो, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अगर वो नहीं कह रही है तो यहीं रहेगी वो, जैसे भी रहेगी। मुझे ये तक उस टाइम पे मुझे सेम डे ये तक रियलाइज़ करा दिया, तुम गाँव की हो, गवारन हो, देहातन हो, पढ़ी-लिखी नहीं हो, शकल तो देखो ऐसी है जैसे घर की काम वाली बाई। और मेरी थी भी कंडीशन ऐसी कि मैं कोई काम वाली बाई की कंडीशन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पिट के आई थी, मेरे ये पूरे यहाँ पे नाखून के निशान थे और मेरा पैर, बस मैं लंगड़ा नहीं रही थी, बाकी पैर की हालत भी वैसे ही कुछ थी।
जैसे-तैसे करके मैंने इनसे जब ये बोले एक बार फिर भी मेरी बात कराओ, तो मैंने बात की और मैंने इनको यही बोला कि मैं आई आपके लिए हूँ, यहाँ से जाऊँगी तो मैं थोड़ी ना घर जाऊँगी अब, तो मैं खत्म ही कर लूँगी, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, मेरे पास कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं। इन्होंने बोला जो भी होगा देख लेंगे, तुम कहीं नहीं जाओगी। जैसे ही मैं घर गई, लड़ाई, झगड़े, इतनी चीज़ें चलने लगीं और मुझे लग रहा था कि इनके घरवालों ने मुझे एक्सेप्ट ज़बरदस्ती किया है। मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है वैसे, खुशी-खुशी नहीं किया है, क्योंकि चीज़ें ही इतनी खराब चल रही थी। फिर उसके बाद जैसे-तैसे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं रह जाऊँ, लेकिन नहीं, हो ही नहीं पा रहा था। उसके बाद इनके जो फादर थे, वो आए और उन्होंने जिस दिन मुझे बेटी बोला, उसी दिन मुझे बेटी की तरह रखा। उस दिन से लेके आज तक का दिन है, मुझे वो बेटी ही मानते हैं। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आप एक काम करो, ये जो भी हो रहा है आप छोड़ो और दमोह आ जाओ। मैं दमोह की बहू हूँ। तो मैं दमोह पहुँच गई और वहाँ पे मैंने कुछ समय अच्छा बिताया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और प्रेगनेंसी में वहाँ पे मुझे बहुत गर्मी या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी जिसकी वज़ह से मुझे अगेन वहाँ जाना पड़ा छतरपुर। जब मैं छतरपुर गई तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें अगेन चलने लगीं और इतनी खराब, इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतने गंदे लेवल तक के झगड़े कि मुझे लगता था कि मैं जी क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं इतना सब कुछ नहीं झेल सकती हूँ। जो मेरे साथ वहाँ हो रहा था, वो सेम चीज़ मेरे साथ यहाँ हो रही थी। मुझसे बात नहीं करना, मैं खाना खा रही हूँ कि नहीं खा रही हूँ, मैं लेटी हूँ, मैं बीमार हूँ तो नाटक कर रही है। मतलब इतनी चीज़ें और सोचो प्रेगनेंसी में और जब प्रेगनेंसी में सारी चीज़ें होती हैं ना तो लगता है कि क्या है ये? तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है प्रेगनेंसी है निकल जाएगी, लेकिन इतनी सिचुएशन खराब हुई कि मुझे उस टाइम पे एक ट्रॉमा, डिप्रेशन जैसे आज हम डिप्रेशन बोलते हैं, उस टाइम मैं समझती नहीं थी कि ये डिप्रेशन है। इतनी चीज़ें खराब होने के बाद मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं खाना ही नहीं खाती थी, जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ। पहला मिसकैरेज, शायद मैं 19 साल की ही रही होंगी उस टाइम पे। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई 1 साल बाद और उसके बाद फिर से छतरपुर में मुझे बुलाया गया कि आओ, यहीं रहेंगे, यहीं टेक केयर करेंगे, यहीं तुम्हारी डिलीवरी होगी। मैंने कहा ठीक है। जब मैं वहाँ अगेन गई तो मेरे साथ कुछ टाइम तक अच्छा बिहेव किया गया, उसके बाद वही सारी सिचुएशन सेम की सेम चलने लगी। और उसके बाद 7 मंथ में लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड इस बीच में मुझे कहीं छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे जॉब-वॉब सब छोड़ दी थी और सिर्फ़ मेरी टेक केयर करते थे क्योंकि मेरे दोनों लेग्स काम नहीं करते थे। जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड मुझे उठा के जो भी मेरी जो दिनचर्या होती थी, वो मुझे सब कुछ कराते थे। मेरे साथ रात-रात भर जागते भी थे। आप सब कुछ सह सकते हो, मतलब सब कुछ, लेकिन आप ये नहीं सह सकते हो ना कि कैरेक्टरलेस हो तुम। मतलब इसीलिए तो तुम यहाँ आई हो। अगर तुम सही होती तो अपने घर होती, यहाँ मेरे लड़के के साथ नहीं आती। ऐसे माँ-बाप ने संस्कार दिए, मेरे माँ-बाप ने वैसे संस्कार नहीं दिए थे, मैं डर गई थी। मेरी उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी कि मैं डर गई थी क्योंकि वो मेरा जो घर था, जो मेरा मायका था, वहाँ पे मुझे इतनी दहशत दी गई थी कि हाँ, अगर तुम क्या, हम बहनों में कोई भी कुछ भी करेगा तो वो खत्म है। तो वो सिर्फ़ डर था जिसकी वज़ह से मैं मेरे घर से निकली थी, ना कि मैं कैरेक्टरलेस थी और मैं उतनी सी उम्र में क्या ही कैरेक्टरलेस होंगी। खाने-पीने की भी इतनी परेशानी होने लगी क्योंकि मेरे हस्बैंड कमाते नहीं थे और कोई ये नहीं सोच रहा था कि एक प्रेग्नेंट लेडी घर में बैठी है तो उसको कमाने कुछ तो रख के आएँ राशन-पानी। मैं चावल खा-खा के दिन गुज़ार रही थी। मैंने 2 से 3 महीने सिर्फ़ चावल खाए थे। बच्ची हुई मेरी और वो सारी जब जब हम हॉस्पिटल भी गए तो मेरी फैमिली मेंबर थे, उन्होंने किसी ने मुझे ऐसे सपोर्ट नहीं किया। मैं परेशान 4-5 दिन से मुझे पेन हो रहा था। लेकिन मुझे कोई देख भी नहीं रहा था कि तुम ठीक हो कि नहीं, तुम ज़िंदा भी हो कि मर रही हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं। सब बोल रहे थे अरे ड्रामा है, अभी कोई डिलीवरी-विलीवरी नहीं है, लेकिन मुझे लेबर ही पेन हो रहा था। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ का कॉल आता है और वो बोलते हैं क्या हुआ, 3-4 दिन से कॉल नहीं किया। जब इन्होंने बताया कि उसकी कंडीशन इतनी खराब है तब उन्होंने बोला कि नहीं तुम हॉस्पिटल जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, वहाँ तुम दिखवा के आओ। जब मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ दिखवाया, उन्होंने हमें डेट दी, हमारी बेटी हुई। मेरी बेटी हुई 3 दिन भी नहीं हुआ और मुझे इतना गंदा-गंदा बोल दिया गया। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मेरे ससुर जी को फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि मैं इस घर में अब नहीं रह सकती हूँ, मेरी मेरी चीज़ें सर के ऊपर से जा रही हैं। मैं अब साथ में नहीं रह सकती हूँ, नहीं तो मैं अपनी बच्ची को लेके कहीं भी जाऊँ, या तो मैं मर जाऊँ। जन्म मैंने दिया है तो या तो मैं उसे सँभालूँगी या तो मैं मर जाऊँगी। और उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम घर जाओ और इनको बोला कि कोई बात नहीं तुम जॉब ढूँढना, लेकिन जैसे बच्ची 45 दिन की हो जाएगी तुम अलग हो जाना, अलग घर में रहना, और सेम सिटी में हम अलग रहने लग गए। जिस दिन हमें अलग रहने के लिए जाना था, उस दिन मेरे घर में सब कोई थे, मतलब
पूरे फैमिली मेंबर थे, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि जब जा ही रही हो तो रात का खाना तो खा के जाओ। मतलब क्या मैंने इतना बुरा कर दिया था कि मेरी जस्ट बेटी 45 दिन की है और आप मुझसे ये भी नहीं एक बार पूछ रहे हो कि खाना खाओगे कि नहीं, और मैं भूखी। और मैंने उनको बोला कि छोड़ो, कुछ भी खा लेंगे, आप चलो यहाँ से, मेरे को इस घर में 1 मिनट नहीं रुकना। हम अलग रहने लगे, और जब अलग रहने लगे तो बहुत चीज़ें खराब हो रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते थे और छोटे से शहर में जॉब मिलना इतना आसान नहीं था। जब इन्होंने जॉब स्टार्ट की, तो जब इन्होंने जॉब करी तो 4000 से स्टार्टिंग थी जॉब की, और क्योंकि वहाँ पे इतना भी मिल रहा है बहुत है, और हमारा जो रेंट था वो 3000 था। हम कैसे खर्च चला रहे थे वो हम ही जानते थे। बहुत कम अमाउंट आ रहा था घर में, और मैं फ्री बैठी थी। मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं इनकी मदद भी नहीं कर पा रही हूँ, पापा से सपोर्ट ले रही हूँ। और पहले तो चीज़ें इतनी खराब हो ही रही थी, उन चीज़ों में मुझे ये भी ताना मिला कि मेरे मेरे जो खाना खर्चा है ये हमेशा मेरे सास-ससुर ही उठाएँगे और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये लड़का तो कमा के खिला नहीं सकता और ये लड़की तो कुछ लायक है ही नहीं। ये तो बर्तन झाड़ू ही कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी-लिखी तो मैं थी नहीं। तो मैं इनको बोलती थी कि मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। ये बोलते थे, "क्या करोगी? करोगी भी तो क्या?" चीज़ें चल रही थी, और उस टाइम पे मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल था जो कि बहुत ही सस्ता था। इन्होंने सेकंड हैंड लिया था 4-5 हज़ार रुपए का, और जब मैं उसमें यूट्यूब वीडियो देखती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। फ्री टाइम में वही-वही देखती रहती थी। और जब मैं वो सब देख रही थी, उसके बाद मैंने इनको बोला कि हम यूट्यूब चैनल बनाएँ क्या? तो इन्होंने मुझे बोला कि यूट्यूब चैनल बना तो सकते हैं, लेकिन तुम्हें देखेगा कौन? और कौन लोग, और क्या बनाओगी? यूट्यूब चैनल पे भी अगर डाल रही हो तो क्या डालोगी? मैंने शुरू किया, मैंने कहा नहीं, मैं मेकअप वीडियो शूट करूँगी। तो इन्होंने बोला तुम्हें मेकअप आता है? मैंने कहा जितना आता है, जैसा टूटा-फूटा मैं दिखा दिया करूँगी, कुछ तो शेयर करूँगी। अगर चैनल बन जाएगा तो कुछ ना कुछ शेयर करूँगी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, देख लेना। फिर थोड़ा समय और बीता, मेरी बेटी बीमार हुई, और जब मेरी बेटी बीमार हुई तो वो इतनी ज़्यादा उसकी कंडीशन खराब हो गई कि डॉक्टर ने भी बोल दिया कि 1 से 1.5 घंटे हैं आपके पास, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा, आप अपनी बच्ची को नहीं बचा पाओगे। और वो सबसे टफ टाइम होता है, और उस टाइम पे भी मेरे पास कोई नहीं था। अराउंड सब थे, मतलब एक होता है ना कि हाँ, तमाशा हम सब देखेंगे, लेकिन अगर कोई सपोर्ट में था तो मेरे पापा और मेरे हस्बैंड, जो मुझे ये भी देखते थे कि ये क्या कर रही है। मैं पूरे टाइम मेरी बच्ची को ऐसे लेके बैठती थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा ये बोलते थे कि पानी पी लो या खाना खा लो, तो मैं बोलती नहीं, नहीं, अगर मैं पानी पीऊँगी ना तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, और मैं वॉशरूम जाऊँगी तो मुझे बच्ची को नीचे रखना पड़ेगा, और बच्ची की कंडीशन वैसी नहीं थी कि मैं उसे नीचे रख सकती। तब भी मेरे पापा मुझे फुल सपोर्ट कर रहे थे, जो भी पैसा लग रहा था वही लगा रहे थे। और जब उसने बोला ना कि आपकी बच्ची को हम बचा नहीं पाएँगे, तो हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा एक होता है ना कि उसी के पीछे तो सब कुछ झेल रहे थे, और किसके पीछे झेल रहे थे। अगर ये सारी चीज़ें चल रही थी और अगर मैं उस बीच में ज़िंदा भी थी, क्योंकि मैंने 3 बार ऐसा हुआ कि कभी मैंने नस काट ली, तो कभी मैंने कुछ कर लिया। मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि मुझे मुझे जीना नहीं है, तो मुझे तो वो एक जीने का सहारा मिली थी मेरी बच्ची। तो उस दिन मैंने प्रण किया था कि आज मैं इतनी वो हूँ, मैं पापा को देख रही थी कि ये बोल दें कि नहीं, कोई ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाएँगे, तुम्हारी बच्ची को बचा लेंगे। और मैं बस ये सोच रही थी कि वो बोल दें, क्योंकि मैं किससे बोलूँ? क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि उस बच्ची को कहीं दिखवा सकूँ। मेरे लिए मैंने सोचा क्या करूँ मैं अब? मैं तो मतलब मेरे को लगता था मेरी सब ज़िंदगी खत्म है, मैंने जो भी किया अभी तक वो सब खत्म है। तब मेरे पापा बोले चलते हैं, दिखवाते हैं उसको। उसको ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो गई, और थोड़ा-सा और समय निकला। मैं सोचती थी अगर ये मेरा पैसा बच रहा है, अगर 2-500 रुपए भी बचते थे तो मैं ये सोचती थी मैं मेरी बच्ची के लिए कपड़े ले लूँगी, मैं मेरी बच्ची के लिए ये चीज़ ले लूँगी। मतलब वो चीज़ ऐसी, इतनी स्थिति खराब कि मैं अपनी बच्ची का कैसे भी पूरा करना चाहती हूँ सब कुछ। उसके जो मतलब वो कोई किसी चीज़ पे हाथ रख दे मैं पूरा कर लूँ। हर माँ का यही सपना होता है। मैं नहीं, दुनिया की कोई भी माँ होगी ना, वो यही सपना देखती है कि उसका वो अपनी में कमी रख लेगी, उस एक पिता अपने में कमी रख लेगा, पर एक जो बच्चा होता है उसकी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो ये बोले कि मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, तुम बना सकती हो वीडियो अगर तुम बनाना चाहती हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट तो कर लिया, अब मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है मैं डालूँ तो डालूँ क्या? पूरे दिन का जो काम होता था, पूरा झाड़ू, पोछा, बर्तन, बच्ची को सँभालना, उसको सुला के मैं वीडियो बनाती थी। कभी नॉइज़ हो रही है, मेरे पास कैमरा नहीं था, मैंने बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया। मैं सच बोलूँ, एक बल्ब होता है ना, एक बल्ब, मैं वही बल्ब लगाती थी मेरे रूम में जब मैं मेरे रूम की वीडियो बनाती थी, और वही वीडियो अगर मैंने मेरे किचन में वीडियो बनानी है तो मैंने किचन में वही बल्ब लगाया निकाल-निकाल के कि यहाँ से लगाया, वहाँ शिफ्ट किया।
और ट्राइपॉड के नाम पे 200-300 रुपए का ही ट्राइपॉड लिया होगा। मोबाइल के नाम पे वही जो मैंने आपको बताया कि मेरा सेकंड हैंड मोबाइल था, क्वालिटी में 0 था, लेकिन उस टाइम मेरे पास उसके अलावा कुछ था भी नहीं ऑप्शन में। मैंने वीडियो स्टार्ट किया, सारे काम करके जब मैं वीडियो बनाती थी, फिर मेरे वीडियो चल रहे थे, उसके बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। जब वो एक वीडियो वायरल हुआ, उस दिन की कंडीशन इतनी खराब थी, उसी दिन वो वीडियो वायरल हुआ, उसी दिन मेरे हस्बैंड की अचानक से तबीयत खराब हो गई और इतनी ज़्यादा कि वो घर गए और मुझे ऐसा बोला गया कि तुम पास नहीं आओगी क्योंकि तुम्हें नहीं आना चाहिए। तुम्हें पास में नहीं आना चाहिए, उसको टाइफाइड हुआ है और तुम छू नहीं सकती हो उसको। मैं मेरे घर में हूँ मेरी बच्ची के साथ, मतलब रेंट वाले घर में, और ये अपने घर में है। और मुझे लग रहा था मैं कितनी मतलब लाचार हूँ। आज मेरे पास पैसा होता तो मैं बोलती कि जाओ, मुझे तो अपने पति को लेके जाने दो क्योंकि उसी के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे। लेकिन मैंने उस दिन अपने आप में ये मतलब ठान लिया था कि मैं अब कुछ तो करूँगी। मैंने वो वीडियो डाला एडिट करके और मैं रोती जा रही थी जब मैं वो एडिट कर रही थी। शायद मेरी भगवान ने सुन ली कि क्या था मुझे नहीं पता, वो एक चमत्कार था मेरे जीवन में कि मैं वो जब वीडियो डाली मैंने, और मतलब मेरा स्ट्रगल उस टाइम पे ऐसा ही था कि कुछ 4-5 महीने ही मैंने वीडियो बनाई थी और 4-5 महीने में मेरी ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं गई थी क्योंकि कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो मैंने एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया था और वो वीडियो चल गया। जब मैंने कॉल कर रही कि मेरा वीडियो वायरल हो गया और उधर से इनकी आवाज़ नहीं आ रही, वो मुझे अंदर से आज भी मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या-क्या नहीं झेला, लेकिन मुझे ये भी आज लगता है कि ये सब झेला है ना, इसीलिए आज यहाँ हूँ। अगर इस मंच ने मुझे ये मौका दिया है ना, तो वो सब झेला है इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तो मैं कभी यहाँ खड़ी नहीं हो पाती, आप लोगों के बीच में अपनी ये कहानी नहीं बता पाती। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैंने बताया कि मेरा वीडियो उस टाइम सिर्फ 2000 व्यूज थे, पर मुझे लगता था कि कितने सारे व्यूज आ गए, मेरी तो वीडियो वायरल हो गई, 2000 लोगों ने देख लिया। उसमें भी किसी ने बोला अरे कैसी लगती, कितनी दुबली है, ऐसी लगती है वैसी लगती है, वो सब मुझे बुरा लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था वो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं ना। मैं बुरी दिख रही हूँ वो भी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं अच्छी दिख रही हूँ वो भी मेरे बारे में बात हो रहे हैं। आप जो भी बोल रहे हो पर मेरे बारे में बोल रहे हो। हैं कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं मेरे बारे में। उस टाइम तक मेरे परिवार को कुछ नहीं पता था कि मैं कोई यूट्यूब पे चैनल है, मेरे सिर्फ पति को पता था कि हाँ, यूट्यूब पे मेरी वाइफ का चैनल है। मैंने किसी से नहीं बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। उस बीच में मेरे हस्बैंड की हालत इतनी खराब थी ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। मैं लड़ के झगड़ के घर गई, मैंने वहां पे इनके पास में बैठी और इनकी हालत ऐसी थी कि बोलने लायक भी नहीं थी, मतलब बोल ही नहीं पा रहे थे, शब्द ही मुंह से नहीं निकल रहे थे। तो उसके बाद मैंने एक लाइव किया और उसमें मैंने बोला कि क्या मैं ब्लॉग बना सकती हूँ, क्योंकि मैं मेकअप वीडियो के लिए मेरे पास अलग से टाइम नहीं है, जो मैं कर रही हूँ वो बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब इनका ख्याल बहुत रखना है, एक बच्चे की तरह ख्याल रखना है। तब मुझे मेरी जो ऑडियंस थी उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल आप ब्लॉग्स बनाइए और हम देखेंगे। और मैंने धीरे धीरे ब्लॉग्स बनाना बहुत, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने कितने साधारण तरीके से अपने ब्लॉग शेयर किए थे, क्या मेरी जिंदगी थी वो वाली और आज मेरी क्या जिंदगी है। हमारे पास उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, एक बेड था सिर्फ सोने के लिए और एक गैस और 4 बर्तन, उसके अलावा कुछ नहीं था। आज मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास नहीं है, और आज ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आज ले नहीं सकती हूँ। मैं जो चाहे वो खरीद सकती हूँ। मेरी बेटी तो क्या, मेरा बेटा, मेरा पति और मैं किसी भी चीज पे हाथ रख दूंगी मैं आराम से उसे खरीद सकती हूँ। और मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपकी स्ट्रगल भरी लाइफ है, अगर आप इन चीजों से जूझ रहे हैं, चाहे वो सुसाइड करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं 3 बार बची भी हूँ। नस काटना कोई आम बात नहीं है, मैं उसमें जा सकती थी, मैं मर सकती थी। उसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन ऐसी ले ली थी जो एक्सपायरी हो गई, तो मैंने इसीलिए ली थी ताकि मैं जाऊं, लेकिन मैं तब भी नहीं गई, क्योंकि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही चुना था ना, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तुम सब झेल रही हो ना, इसलिए तुम कहीं पहुंच पाओगी। और वो सब झेलते झेलते मैं यहाँ तक आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंच ने मुझे आज सब कुछ दे दिया। मैंने पैसा कमाया, बहुत अच्छा कमाया और आज भी कमा रही हूँ। आज मैं इस लायक हूँ कि जो जिसने मेरे साथ जो किया है वो मेरे सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं, पीछे आज भी बोलते हैं, वो उनका काम है, मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो पीछे बोल पा रहे हैं ना, आगे बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी। जैसे कि मुझे आप जो स्टॉक आशा से देख ही रहे हैं, तो आज मैं इस मंच पे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि जो भी महिलाएं घर में हैं, जो महिलाएं इन चीजों से गुजर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी महिलाएं इन चीजों से गुजरती भी है, वो एक चीज की हिम्मत रखिए कि आज आपका ये दिन है, कल आपका ये दिन भी होगा। जैसे इस मंच पे आज मैं खड़ी हूँ, कल आप भी खड़े होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए और थोड़ा सा
अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेशन के लिए ही देख रहे हैं ना, मोटिवेट होना चाहते हैं, तो यही मोटिवेट हुई है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, हिम्मत तो हारनी नहीं है। कुछ ना कुछ जब तक आप सपने नहीं देखेंगे ना, आपके सपने साकार नहीं होंगे। जैसे आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे सपने सब साकार हो गए हैं। कुछ आगे और देखे हैं, वो भी साकार होंगे। आप लोगों का सबका साथ रहा, तो इसी तरीके से ये मेरा एक सपना था कि मैं कहीं ऐसे मंच पे जाऊँ, और जोश टॉक आशा ने मेरा ये सपना आज पूरा कर दिया है। तो मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी जोश टॉक आशा का, कि मुझे इतना बड़ा मौका दिया इस मंच पे खड़ा होने का।